एलसीएम लीस्ट काउंट फैक्टर एंड एचसीएफ हाईएस्ट काउंट फैक्टर, या जीसीडी भी बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम आज लघुत्तम समार्थक और महत्तम समार्थक का पहला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गुणज। गुणज क्या होता है? जैसे मैंने 3 का भाग 15 में दिया, और 3 का भाग जब हमने 15 में दिया तो 5 बार गया, यानी 3 से 15 पूरी इस तरह से विभाजित है। तो 3 का भाग 15 में जा रहा है, तो 3 क्या है? 3 तो गुणनखंड है, और 15 क्या है? गुणज है। यदि एक बी को पूरी तरह विभाजित करता है, यदि ए क्या करता है? बी को पूरी तरह से विभाजित करता है, तो ए बी का गुणनखंड है, तथा उस स्थिति में बी को क्या कहेंगे? ए का गुणज कहेंगे। जैसे ए का भाग बी में पूरा पूरा जा रहा है, तो ए क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। और ए का भाग किस में दे रहे हैं? बी में, और बी क्या कहलाएगा? बी क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। गुणज यानी मल्टीपल। जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। जैसे हम 15 का पढ़ा पढ़े, 15 की टेबल को पढ़े, तो 15 कम 15, 15 दून 30, 15 3 45। ये जरूर नहीं है 15 का पाठ 10 बार पढ़ा जाए, 11 बार, 12 बार, अनंत तक। भाई 15 का 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, चाहे जितनी बार इंटू करते जाइए, तो ये संख्या अनंत है। जबकि गुणनखंड की अगर हम बात करें, फैक्टर की बात करें, तो फैक्टर कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे 15 गुणनखंड ये है, 5 में 15 में 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 15 जाएगा, ये निश्चित होते हैं, चाहे वो किसी भी संख्या के लिए अपन बात करें। अब हम बात करें लघुत्तम सामर्थ्य, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः से विभाजित है, उसे क्या कहेंगे? हम एलसीएम कहेंगे, लघुत्तम सामर्थ्य कहेंगे। जैसे हम बात करें अब 12, 15, 18 और 27 का लघुत्तम सामर्थ्य, तो जैसे हम 12 गुणनखंड करें, तो 12 गुणनखंड क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 घात 2, और 3 एक बार है, 3 घात 3। ऐसे 15 गुणनखंड किए, 18 गुणनखंड किए, 27 गुणनखंड किए, ये आ रहा है सही में, जैसे 3 3 बार लिखा हुआ है, तो हमने 3 की घात 3 कर दी। अब लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लघुत्तम निकालने के लिए हम इसमें सबसे ज्यादा वाला नंबर देखते हैं। तो जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी हम बात करें, तो इसमें 2 की घात 2, 2 की अधिकतम घात यहाँ पर है, हमने इसको ले लिया 2 घात 2। फिर 3 की अधिकतम घात कहाँ पर है? यहाँ पर 3 घात 3 ले लिया। फिर इसमें फिर एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है क्या? हाँ, इसमें 5 बच रहा है। यहाँ देखिए, जैसे इसमें देखते हैं 2 कहाँ कहाँ पर है, 2 इसमें है, 2 की अधिकतम घात यहाँ पे, ये ले लिया। 3 की अधिकतम घात ये है, ये लिया, अधिकतम वाला देखेंगे। अब 2 और 3 ले लिया, कहीं कुछ बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 ले लिया। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 540 एलसीएम। आवश्यक नहीं है कि इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाए, इनको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम 12 है, या 15 है, 18 है और 27 है, इनका हम एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे 2 का भाग इसमें दिया, ये 2 का भाग हमने इसमें 18 में दिया 9 बार, फिर ये 27, ठीक है। फिर 2 का भाग चला जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, है ना। फिर से 3 का भाग चला जाएगा। इनके सबके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे 5 गुणा करें 2 से 10, 10 दूनी 20, 20 ही हो गया। और 3 त्रिक 9, 9 3 27, 27 ही हो गया। 27 का 20 गुणा करेंगे, वो 540 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करें महत्तम सामर्थ्य की, एलसीएम क्लियर है। एलसीएम में हम ऐसे भी कर सकते थे कि 12 के अलग हमने फैक्टर किए, 15 के अलग किए, 18 के अलग किए, 27 के अलग किए। इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर अधिकतम जो संख्या है वो लिया यहाँ से 2 घात 2, सबसे अधिक वाली 2 की सबसे अधिक घात कहाँ पर है? यहाँ पे, ये ले लिया हमने। 3 की अधिकतम घात कहाँ पर है? ये ले लिया हमने। 5 अकेला बच रहा है, हम 5 को भी लिख लिया, इनका 2 540। महत्तम सामर्थ्य, जैसे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, जैसे हमने 12, 15, 18, 27 का एलसीएम लिया, लघुत्तम सामर्थ्य निकाला, तो कितना आ गया? 540 आ गया। ये 540 है वो 12 से भी विभाजित है, यानी कि 540 में 12 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, और 27 का ही पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये परिभाषा समझ में आ गई कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से, वह छोटी छोटी संख्या मतलब ये 540, जो दी गई संख्याओं से इनसे पूरी तरह विभाजित है। लेकिन एक चीज और समझे, हम यहाँ पढ़ तो रहे वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन देखा जाए तो जो जो एलसीएम निकालता है वो इन सभी संख्याओं से बड़ा रहता है। क्लियर है। अब महत्तम सामर्थ्य, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य, हम 2 या 2 से अधिक संख्या महत्तम सामर्थ्य निकालते हैं, और
दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम सार्थक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए वो संख्या तो छोटी होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो अपने आप में बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जिसका भाग दी गई सब संख्याओं में जाता है। देखिए यहाँ तो जो संख्या इनका इनका तो क्या होता है एलसीएम में तो कि इन संख्याओं का इसमें भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आंसर निकलेगा उसका भाग इन सब में जाएगा। ठीक है, जैसे हमें 3542 का महत्तम सार्थक निकालना है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम सार्थक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 35 के जैसे खंड किए 5 इंटू 7 और 42 के खंड किए 2 इंटू 3 इंटू 7। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अधिकतम जो कॉमन आ रहा है, जो अधिकतम ओवेनिस्ट है वो संख्या कौन सी। जैसे हमने इन दोनों 35 का गुणनखंड ये है 5 और 7 और 42 का गुणनखंड है 2 3 7। इससे हम ये देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है 7, दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये जो 7 है वो दोनों में से कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम सार्थक जो होगा वो क्या होगा 7 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने ये ऐसे क्वेश्चन देखा, ये हमने क्वेश्चन लिया यहाँ से कि 24, 36 और 40 जो संख्याएं हैं कौन कौन सी, 24, 36, 40 और 24, 36 और 40, अगर हम इनका लघुत्तम सार्थक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो पहला तरीका तो यही है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो जैसे हम जैसे 24 लिखा हुआ है और 24 के अगर हम फैक्टर कर लें, 24 से हम क्या करें फैक्टर करें, तो 24 का फैक्टर क्या होता है 8 3 24, ये होता है 8 3 24। 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 घात 3 ले सकते हैं, क्यों 8 के खंड क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार ले सकते हैं, तो 8 इंटू 3 ये आ रहा है सही में। 36 से खंड अगर करें तो 36 खंड क्या होते हैं 36 खंड 9 चौक 36 होता है, 9 और 4 9 चौक 36, तो 4 को तो हम लिख सकते हैं इससे 2 का वर्ग और 36 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग। क्लियर है? ऐसे 40 का अगर हम करें तो 40 के खंड क्या होंगे 8 5 40 होगा, 40 खंड क्या होंगे 8 5 40, तो 8 को तो लिख सकते हैं 2 घात 3 और 5 ये ऐसे। अब देखिए इसमें विभिन्न संख्याएं अलग अलग संख्याएं हैं, वो कौन कौन संख्याएं हैं और उनको कैसे हल करें ये देखें जरा। ये क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जैसे ये 24 है, क्या है 24 है, अगर हम इस 24 की बात करें तो ये 24 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 24 के गुणनखंड क्या होंगे 8 3 24, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 घात 3 देन 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस हम देखें एल्शियम निकालते समय हम क्या करते हैं कि इसमें जो दो की सबसे ज्यादा घात, जिसमें संख्या कौन कौन सी 2 3 5 तीन संख्या है इसमें, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 2 और 5 है, यानी 2 3 और 5 ये 3 संख्या इसके अंदर है। तो पहले हमने जैसे दिखा 2 कितनी 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर है 2 घात 3, तो उसको हमने ले लिया। ठीक है, फिर 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ पर 3 की घात 2 यहाँ है, सबसे बड़ी घात 3 की ये है, और 5 2 की घात 3 करेंगे तो 8 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और ये 5। क्लियर हुआ? तो 5 8 40, 40 का 9 से गुणा करेंगे तो 360। क्लियर है? इनका एलसीएम हम ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे कि हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है, एक ठीक है, जैसे हम बड़ी संख्या को भाग दे लें, जरूरी नहीं है कितनी छोटी संख्या को भाग दें, अगर जा रहा है तो भाग बड़ी संख्या से दे दें हम, या 4 से भाग दे दें, 4 का भाग 24 से जा रहा है 6 बार, 4 9 36, 4 2 40, ठीक है, 2 3 6 9 2 5 10। अगर बड़ी संख्या से सब में जा रहा है तो भाग दे लें जिससे जल्दी हो जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 और 8 5 40, 40 का 9 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 360। जैसे 4 दूनी 8 8 5 40, 40 और ये 9। क्लियर है? अब देखिए हम 24 36 और 40 का महत्तम सार्थक निकालें। 24 36 40 24 36 40 के महत्तम सार्थक क्या होगा? तो फैक्टर तो 24 के आपने यहाँ किए थे, ये सही में आ गए थे कि नहीं? अगर नहीं आए थे तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 24 खंड क्या होते हैं। देखिए अगर हम 24 खंड की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 बार है ना, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ये 3 एक ही बार है तो 3 की घात 1 कर दिया, ऐसे लिखे थे हमने। अब 24 36 40 का महत्तम सार्थक निकालना चाहे तो महत्तम सार्थक कैसे निकालते हैं? महत्तम सार्थक में देखिए क्या करते हैं, महत्तम सार्थक हम देखते हैं कॉमन कितना आ रहा है,
जैसे हम 24 के फैक्टर की बात की थी, तो 24 का फैक्टर ऊपर दिया था ये 2 घात 3, या फिर ऐसे करके लिखना है एक एक करके ऐसे, ये आता, ठीक है। उसके बाद 36 का अगर हम देखें तो 36 का क्या आया था, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। 24 के फैक्टर क्या होते हैं ऐसे, ये आपने किया, ये ऐसे 36 के फैक्टर कर सकते हैं ऐसे, 2 को भाग देंगे 18 बार जाएगा, फिर 2 को भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 को भाग 3 बार, ये है ना। ऐसे 40 का फैक्टर क्या होगा, जरूरी नहीं है ऐसे करें, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए एस शेप का मतलब क्या होता है, मैथम सार का मतलब क्या होता है, जो ऐसी संख्या जो ज्यादातर अधिक से अधिक वो संख्या, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सब में से कॉमन आ रही हो। जैसे 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है सब में, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 का एक जोड़ा ये बन रहा है यहाँ पे, ये जो जोड़े बन रहे हैं उन्हें निकालें, इसका 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 जोड़ा यहाँ बन गया। अब इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें 2 है ही नहीं। अब 3 का जोड़ा यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 इसमें है नहीं, है ना। क्लियर हुआ ये, तो इसमें केवल ये यही 2 जोड़े बने हैं और कोई संख्या जोड़ा नहीं बन रहा, यानी एलसी जो एचसीएफ है वो क्या हो गया, 4 आ गया। ये तो है एचसीएफ निकालने की, व्यतम सामर्थ्य निकालने की गुणनखंड विधि है ये। दूसरी जो विधि होती है वो होती है भाग विधि। भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से यहाँ देखें, 24 36 और 40 का एचसीएफ। देखिए ये तो एचसीएफ जो हमने निकाला है, महत्तम सामर्थ्य जो निकाला है वो निकाला है गुणनखंड विधि से, और यहाँ जो महत्तम सामर्थ्य हम निकालना है वो निकालना है भाग विधि से। तो देखिए हमने यहाँ पे जैसे इन 2 संख्याओं लिया, अब इसमें ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग दिया। जैसे हम 24 का भाग 36 में देंगे तो 24 का 36 तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा ऐसे। क्लियर हुआ। और इसमें अगर माइनस करें तो शेष क्या बचेगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 12 का भाग 24 में देंगे, 12 भाग 24 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24। हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि अभी 24 और 36 का जब हमने सॉल्व किया तो लास्ट में संख्या देखिए, यहाँ 24 के जब हमने भाग दिया तो शेष बच गया 12, लेकिन फिर ये जो 12 बच रहा है उसका भाग हमने इसमें दिया 24 में, लेकिन जब 12 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 36 और 24 के हिसाब से अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, लेकिन अभी 40 और बचा है। तो अब देखिए पहले हमने 24 को 36 में दिया, एक बार भाग गया, 12 शेष बचा। अब इस 12 जो शेष बचा इसका भाग 24 में दिया 2 बार, तो ये कट गया, यानी 12 से यहाँ पे पूरा सवाल कट रहा है। तो फिलहाल इन दोनों संख्याओं की अगर हम बात करें तो एचसीएफ 12 होगा, लेकिन हमें इन तीनों संख्याओं के बारे में चर्चा करनी, तो 12 का भाग अब 40 में दें। 12 का भाग अगर हम 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हमने 3 बार भाग दिया, 12 थी 36, घटाएंगे तो 4 बचा। अब ये 4 शेष बच रहा है, अब इस शेष का भाग 12 में दें, तो 4 थी 12। देखिए लास्ट में जो संख्या कटी है वो पूरी पूरी किससे कट रही है, 4 से कट रही है, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हुआ। ऐसे 18 24 और 72 का हमें एचसीएफ निकालना है। 18 24 और 72 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 18 24 72 का एचसीएफ या तो महत्तम सामर्थ्य तक उससे निकाल लें, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालते हैं। चलिए जैसे 18 और 24, 18 भाग हमने 24 में दिया, इन छोटी संख्याओं शुरुआत करते हैं। छोटी संख्या भाग बड़ी संख्या में दीजिए, 18 भाग 24 में दिया, कितनी बार जाएगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 बार भाग ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार भाग देंगे, घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब 6 का भाग 18 में दें, जो शेष बचता जाएगा उसका भाग इसमें देते जाएंगे भाजक में। 6 का भाग 18 में 3 बार गया। देखिए अभी संख्या किससे कटी है, 6 से कटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका एचसीएफ पूरे सवाल का एचसीएफ 6 होगा। अभी जो 6 एचसीएफ है वो किसका है, 18 और 24 का, लेकिन 72 भी बच रहा है, तो 6 का भाग अभी हम किस में दें, 72 में भी दें, तब क्लियर आंसर पता लगेगा। 6 भाग हमने 72 में भी दिया, तो 6 कम 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 आ जाएगा, फिर 6 दूनी 12। देखिए 6 से इसमें ही पूरा पूरा भाग चला गया है, यानी जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है। जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 6 होगा। देखिए हम यहाँ कुछ अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्व किए थे महत्तम सामर्थ्य, वही चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। महत्तम सामर्थ्य क्या है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य एक होता है। क्या ये बात सही है, ये कह रहा है कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य एक होता है। हम कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्याएं ले लें, कोई भी 2 प्राकृत संख्याएं, लगातार प्राकृत संख्या कुछ भी ले लें, जैसे हम 5 और 6 ले लें, क्या इनमें दोनों कुछ कॉमन आ रहा है,
नहीं आ रहा। अगर फिर भी हम कुछ कॉमन लेना चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, यानी कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का महत्तम समार्थक सदैव क्या होता है, एक होता है। क्लियर है? दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समार्थक, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं में महत्तम समार्थक क्या होता है, एक होता है। ठीक। दूसरा, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समार्थक दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का जो लघुत्तम समार्थक होता है ना, वो क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। जैसे हम 5 और 6 का लघुत्तम निकाले तो कितना होगा मालूम है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। दो लगातार प्राकृत संख्या और लघुत्तम समार्थक दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम 5 और 6 का जो अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम 30 निकलेगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी क्या निकलेगा, 30 निकलेगा। ये पॉइंट दूसरा समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो, जैसे यहाँ संख्याएं दी गई हैं ये, और इनका जो आधार है, जो बेस है, वो कैसा इक्वल है, समान है। 3 यहाँ भी आधार है, यहाँ भी आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 है। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान है और घात असमान हो, घात कैसी हो, डिफरेंट हो, तो अधिकतम घात वाली संख्या लघुत्तम समार्थक होगी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अधिकतम घात वाली संख्या क्या होगी, लघुत्तम समार्थक होगी। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पढ़ चुके थे हम यहाँ पर, कि हम यह एलसीएम निकालते हैं तो क्या छांटते हैं, यहाँ पर अधिकतम घात वाली संख्या को लेते हैं। जैसे 2 की घात 3 यहाँ पे थी, 2 की घात 2 यहाँ पे थी, 2 की घात 3, तो अधिकतम घात वाली संख्या। जैसे यहाँ 3 घात 1 है, यहाँ 3 घात 2, तो हमने अधिकतम घात वाली संख्या 3 घात 2 ली। ये क्लियर हुआ। ही पहला पॉइंट, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का महत्तम समार्थक एक होता है कि हम दो कोई भी प्राकृत संख्या ले लें तो उनका एलसीएम एक एचसीएफ एक निकलेगा। दो लगातार प्राकृत संख्या और लघुत्तम समार्थक कितना होता है, जैसे हमने दो लगातार प्राकृत संख्या ली 5 और 6, अगर हम इनका गुणा करें तो कितना आएगा, 5 और 6 का, अगर दोनों का गुणा करें कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। और हम इन दोनों का एलसीएम निकालें ना तब भी 30 ही आएगा। यानी कि दो लगातार प्राकृत संख्या और लघुत्तम समार्थक और उन दोनों संख्या गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान और घात असमान हो। ये क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्याओं का आधार कैसा है, समान, और घात असमान हो, तो अधिकतम घात वाली संख्या लघुत्तम समार्थक होगी। जैसे 3 घात 7, 3 घात 12, 3 घात 17 का लघुत्तम समार्थक क्या हुआ, ये हुआ 3 घात 17। भी हमने पढ़ा कि यदि कोई संख्या दी है और उनका आधार एक जैसा है, समान है, और उनकी घातें अलग अलग हैं, तो आपसे ये पूछा है कि इसका लघुत्तम समार्थक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो अधिकतम घात वाली जो संख्या होगी वो इसका क्या होगी, अधिकतम घात वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, लघुत्तम समार्थक होगी। जबकि महत्तम समार्थक में क्या होता है, जो न्यूनतम घात वाली संख्या होगी, देखिए जो अधिकतम घात वाली जो संख्या होती है वो तो होती है लघुत्तम समार्थक, और जबकि न्यूनतम घात वाली जो संख्या होती है वो क्या होगी, महत्तम समार्थक होगी। जैसे इसमें सबसे कम घात वाली संख्या क्या है, कम घात वाली संख्या 3 घात 7 है, तो यही इसका महत्तम समार्थक होगा। या हम ये कहें कि इन सब में से कॉमन लेना चाहें तो क्या आएगा, 3 घात 7 कॉमन आएगा, यानी महत्तम समार्थक क्या आएगा, 3 घात 7 आएगा। क्लियर। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, 2 घात 3 इंटू 3 इंटू 5 घात 2 इंटू 7 2 घात 4, एक संख्या ये हुई यहाँ से यहाँ तक, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, और इनका एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समार्थक पूछा है, तो हम इनका लघुत्तम समार्थक कैसे निकालेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि आधार समान हो तो घातें बड़ी देखते हैं। हम यहाँ पे ये देखें कि सबसे पहले इनमें देखें इनमें संख्या है कौन कौन सी, तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, 2 3 5, हमें संख्याएं सभी लेनी है, एक भी संख्या छोड़नी नहीं है, लेकिन अधिकतम वाली लेनी है। जैसे इसमें 2 3 5 7 11 संख्याएं हैं इसके अंदर, दो इसमें सबसे ज्यादा घात कहाँ पर है, यहाँ 2 या 3 है, यहाँ 2 या 4 है, यहाँ 2 या 1 है। 2 की सबसे ज्यादा घात कहाँ पर है, 2 की सबसे ज्यादा घात यहाँ पे 2 घात 4, तो इसमें देखें 2 घात 4 कहाँ पर, कौन से ऑप्शन में 2 घात 4 है, यहाँ भी 2 घात 4 है और यहाँ भी 2 घात 4 है, ये इसमें तो 2 घात 4 है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हटा दिया हमने। क्लियर है। अब हमारे या तो ये होगा या ये होगा। आगे देखिए 3 की अधिकतम घात, यहाँ 3 की घात कुछ है ही नहीं, तो एक घात लिख सकते हैं, और यहाँ 3 की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ 3 की घात कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 3, तो अधिकतम घात कहाँ पे 3 की, यहाँ पर है 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 इसमें तो है नहीं, वो इसी तो पहले हटा दिया, इसमें 3 की घात 3 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए पहले हमने देखा 2 की अधिकतम घात कहाँ पे, 2 की अधिकतम घात यहाँ पे 2 घात 4, तो 2 घात 4, ठीक है। फिर 3 की अधिकतम घात कहाँ पे, यहाँ पे 3 घात 3। फिर 5 की अधिकतम घात कहाँ है, यहाँ 5 घात 2 है, यहाँ 5 घात 1 है, यहाँ 5 घात 4 है, यहाँ 5 घात 4, 5 घात 4 बड़ी घात वाली संख्या लेंगे।
फिर 7 यहाँ भी है, यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात 2 है, इसमें 7 है नहीं। 7 की घात 2, 7 घात 1, 7 घात 2, कौन से लेंगे हम? बड़ी घात वाली संख्या 7 घात 2। और अब क्या बच रहा है इन सब में? केवल 11 बच रहा है, तो 11 ले लें। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें निकल रहा है? 2 घात 4, 3 घात 3, 5 घात 4, 7 घात 2 और 11। ये ऑप्शन बच रहा है सी। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। ये क्लियर आया? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? अधिकतम घात देखते हैं। 2 घात 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 घात 4 है, यहाँ 2 घात 1 है। अधिकतम घात कहाँ पे? 2 की सबसे ज्यादा घात कहाँ पे? 2 घात 4 ये है, तो हमने इसको ले लिया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 की ज्यादा घात कहाँ पर है? इस पर है, 3 घात 3, तो हमने इसको ले लिया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन 5 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4, तो हमने 4 घात वाला लिया। फिर हमारे पास 7 की घात 1 यहाँ पे, 7 घात 2 यहाँ, तो 7 घात 2 वाला लिया। फिर हमने ये 11 बच रहा है, वो 11 लिया, तो ये ऑप्शन मिल गया सी। अब देखिए हमें इसका एचसीएफ निकालना है, इसका हमें महत्तम सामर्थ्य निकालना है। तो महत्तम सामर्थ्य इसका कैसे निकालेंगे? सुनिए, इस क्वेश्चन का महत्तम सामर्थ्य निकालना चाहिए, एचसीएफ निकालना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम 13 का वर्ग कर दें, ये जो लिखा हुआ है 13, अगर हम क्या कर दें, इस 13 का वर्ग कर दें, तो 13 का वर्ग कितना होगा, है ना? तो हमने जैसे 13 का वर्ग किया, तो 13 का वर्ग कितना होगा? 169 होगा। क्लियर? 11 का वर्ग करें क्या होगा? 11 का हम वर्ग करें कितना होगा? 121 होगा। तथा 13 का वर्ग करेंगे तो वो सॉरी 13 के ऊपर क्या लगी हुई है? घात 0 लगी हुई है। 13 की घात 0, तो जिस संख्या की घात 0 होती है ना, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। या कोई भी संख्या बनी रहे, अगर उसकी घात 0 तो उसका मान 1 होगा, और ये 11 है। 169 और 121 को जोड़े, 1 और 9 10 का 0 हासिल किए, 2 और 6 8 1 9 और 1 और 1 2, यहाँ 290 हो रहा है। तथा यहाँ कितना हो रहा है? 1 और 11 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। अगर हम इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम 12 का 290 में भाग दे दें। 12 का हम क्या करें? 290 में भाग दे दें इस तरह से, तो 12 दूनी 24, ये 5, ये 0, 12 चौक 48, 2 बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, 2 का भाग 12 में दे दें, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। यानी कि पूरी संख्या किससे कटी है? 2 से कटी है, तो उनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? जो एचसीएफ निकलेगा इसका, वो एचसीएफ क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 13 का वर्ग की 169, 11 का वर्ग करेंगे 121, 13 की घात 0, तो जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, प्लस 11 ये 169 121 जोड़ा 290, 11 और 1 12, दोनों का एचसीएफ निकाला। ये या तो गुणनखंड विधि से निकालने या भाग विधि से निकालने। 12 का हमने 12 जिस छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, ये 12 का भाग 290 में दिया, 12 भाग 29 में दिया, 12 दूनी 24, 29 में 4 20 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये 0, फिर 12 चौक 48, फिर घटाएं 2 बचा, फिर से शेष बच रहा है, तो जो शेष बचेगा उसका इसमें 12 में भाग दे दिया, तो 6 बार जा रहा है। यानी 2 से लास्ट में पूरी संख्या किससे कट रही है? किसका भाग देने संख्या पूरी कटी है? 2 से, यानी एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? तो हमने इसमें देखा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले आ गया। यहाँ पे इस ब्रैकेट को उठाएं तो ए स्क्वायर ए पावर 7 बी पावर 7 है ना। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर बी पावर 7। अब हमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें अधिकतम कौन सा फैक्टर ऐसा जो कॉमन आ रहा है? तो देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? तो ए स्क्वायर इसमें से, देखिए ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, स्क्वायर इसमें से आ रहा है, तो ए स्क्वायर ले लिया। यहाँ तो बी पावर 7 है, लेकिन इसमें बी पावर 7 है ही नहीं, यहाँ तो बी की घात केवल कितनी है? 2 है, तो हम दोनों से कौन क्या ले पाएंगे? बी घात 2 कौन ले पाएंगे, यानी कि एचसीएफ दोनों का ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? इससे देखते हैं 144, 180 और 192 का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा? इनका महत्तम सामर्थ्य हम कैसे निकालते हैं? या तो हम इनका क्या करें? गुणनखंड तरीके से निकालें। गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? जैसे 144 है, अब 144 में भाग किसका जा रहा है? जैसे हम 2 का भाग दें 14 में, 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 2 भाग किस में दे दें? हम 14 में दें, तो 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। 2 भाग अगर 7 में देंगे तो 2 3 6, एक बच्चेगा, यहाँ हासिल 12 हो जाएगी, 2 6 12, एक हासिल है तो 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 का भाग देंगे 18 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 18 में देंगे 9 बार हो जाएगा। 9 में किसका जा रहा है? 3 का। फिर 3 में किसका जा रहा है? 1 का। क्लियर है ये? ऐसे हम 180 की अगर बात करें, तो 180 खंड क्या होंगे? 2 का भाग ये आ गया, फिर 2 भाग देंगे 45 हो जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार जाएगा। क्लियर है?
ऐसे अगर हम 192 की बात करें तो 192 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 भाग 19 में जा रहा है, 2 9 18, एक बच्चे का 2 छुक बारह है ना। फिर 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे, इसमें 12 बार जाएगा, फिर 2 को भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 एकम 3। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो इनका हम एचसीएफ कैसे निकालें, इनका हमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो सुनिए। हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। सुनिए जरा, एचसीएफ कैसे निकालें सुनो। 144 की गुणनखंड ये किए, 180 के किए, 192 के किए। क्लियर है? अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है तो सुनिए। 144 से जो हमने गुणनखंड किए ना, वो क्या किए हैं, ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, फिर 3 और 3 आया है। 180 के गुणनखंड किए हमने, तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और फिर 3 2 बार आया है, और फिर 5 आया है। 192 के गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 3 आ रहा है। क्लियर है यहाँ पर? अब सुनिए, इसमें एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए एक पेयर बनाइए, 2 का एक पेयर ये बन गया, पूरा पूरा एक जोड़ा ये बन गया है ना। 1 2 का जोड़ा ये बन गया। अब 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 इसमें भी हैं, इसमें भी 2 बचे हुए हैं, इसमें भी 2 बचे, लेकिन इसमें 2 नहीं बचे, तो 2 का अब जोड़ा नहीं बचेगा। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। 2 के जोड़ी 2 बार, एक बार 2 इसमें, इस 2 का जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, एक बार 2 इसमें से आ गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक बार 2 इसमें से आ गया। अब 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन अब जोड़ा किसका बन रहा है, केवल 3 का जोड़ा बन रहा है। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब तो देखिए 3 कहीं है ही नहीं, इसमें तो 3 है ही नहीं, बच ही नहीं रहा। इसमें भी 3 बच रहा है, इसमें भी बच रहा है, लेकिन इसमें तो 3 है ही नहीं अब, है ना। तो 3 का एक जोड़ा बना, 5 का ही कोई जोड़ा नहीं बन रहा, केवल ये संख्या बच रही है। तो इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। एचसीएफ 12 निकल आया। जरूरी नहीं है कि ऐसे करें, ये गुणनखंड विधि है ना। इसका भाग विधि कैसे निकालते हैं, भाग विधि से गुणनखंड के भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो सुनिए। जैसे 144 की हम बात करें, 180 और 192, तो इसमें छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या का पहले इसमें भाग दें, 144 का 180 में भाग दिया, एक बार भाग जाएगा। क्लियर है? अगर हम 100 इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा ना, 7 में 4 घटाएंगे 3। अब देखिए 36 शेष बच गया। हम क्या करें, ये जो शेष बचा है ना, इसका भाग अब इस संख्या में दें, 144 में। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो 36 का 36 दिन बाद इसमें देखिए 4 बार अगर हम भाग दें तो 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 36 का भाग 4 बार जाएगा, 144। देखिए 144 और 180 का अगर एचसीएफ पूछा जाता, 144 का 144 का और 180 अगर 80, केवल इन दोनों का एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ क्या होता, 36 होता। लेकिन अभी 192 और बचा है, तो इस 192 का भी चेक करें। अब 36 का भाग 192 में देंगे। क्लियर है? 36 भाग किस में देंगे, 192 में देंगे। अब 36 को भाग जब हम 192 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 और भाग जा रहा है, 5 6 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, घटाएं 12 बच रहा है, 12 भाग 36 में दीजिए, 12 3 36। लास्ट में पूरी देखिए, यहाँ ये दोनों संख्याएं तो 36, इन दोनों को सॉल्व किया तो 36 से कट रही थी, तो इन दोनों के हिसाब से तो एचसीएफ 36 हो जाता। लेकिन हमें 192 भी लेना है ना, तो लास्ट में जो संख्या पूरी पूरी भाग जा रहा है, जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन, वो 12 से हो रहा है, तो जो एचसीएफ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। क्लियर आया सही में? अब हम पढ़ें भिन्नों का लघुत्तम समर्थक और महत्तम समर्थक। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में दी हुई हो, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दी हुई हो, तो हम उनका लघुत्तम समर्थक या महत्तम समर्थक किस प्रकार से निकालते हैं, ये थोड़ा समझ लें। अगर कोई संख्या किस रूप में दी हो, फ्रैक्शन के रूप में दी हो, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सुने। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका
महत्तम सामर्थ्य निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो भी क्वेश्चन दिया है, पहले तो इसका निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है ना। इनका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, एचसीएफ निकालना है, महत्तम सामर्थ्य निकालना है। तो जो चीज निकालनी होती है अंश में हम वही काम करते हैं। अगर यहाँ लघुत्तम सामर्थ्य निकालना होता तो अंशों का लघुत्तम सामर्थ्य निकालते पहले और फिर हर का महत्तम निकालते। अगर क्वेश्चन में महत्तम सामर्थ्य पूछा है तो फिर अंशों का महत्तम सामर्थ्य निकालेंगे। जैसे सुनिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हमें इसका महत्तम सामर्थ्य निकालना है तो फिर क्या करेंगे, हम ऊपर वाली संख्याओं को पहले महत्तम सामर्थ्य निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे। और अगर यह लघुत्तम सामर्थ्य पूछा जाता तो फिर ऊपर वाली संख्याओं को लघुत्तम निकालते। यानी ऊपर वाली संख्याओं की वही चीज निकालेंगे जो यहाँ पूछी गई है। महत्तम पूछा गया तो ऊपर वाली संख्या महत्तम निकालते हैं, नीचे वाले लघुत्तम निकालेंगे। और अगर यहाँ लघुत्तम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या को लघुत्तम निकालेंगे, नीचे महत्तम। ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम क्या करें, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें सरल भिन्न के रूप में हम चेंज कर लें, सरल भिन्न के रूप में हम बदल लें। तो सरल भिन्न के हम रूप में कैसे बदलेंगे, जैसे ये तो सबसे पहले ये भी देख लें कि अगर इसमें कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं। जैसे कि 9 का भाग हम और भी सॉल्व कर लें पहले आगे। 17 का 3 से गुणा करें, 17 × 51, 51 और 9 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60/17। ये क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई भी संख्या ऐसी है, ये 51, जैसे 9 से 9 एकम 9, 9 6 54, ये 17 से 60 नहीं कट रहा है। इसमें देखिए ये किससे कट रहा है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 13 3 बार 17 17 बार यहाँ चला जाएगा, 17 × 51, और 3 बार इसमें चला जाएगा, 12 बार। क्लियर है। अब हमारे पास संख्या जो बच रही है वो क्या बच रही है, हमारे पास जो संख्या बच रही है वो क्या है, जैसे 6/1 है, 60/17 है और 12/17 है। अब हमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो भी दिया हो, समीकरण दिया, जो भी महत्तम निकालने के लिए जो भी भिन्न दी हुई है उनको पहले सरल रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, सरल रूप में। तो हमने जितना भी संख्या कट सकता है, जो भी सरल से सरल फॉर्म आ सकता है उसमें लिख दिया। अब ये संख्या हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना क्या है, महत्तम सामर्थ्य निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, महत्तम सामर्थ्य, यानी कि जो अंश इसमें दिए हुए हैं उनका हम क्या निकालेंगे, महत्तम सामर्थ्य निकालेंगे। क्लियर है। अब देखिए महत्तम सामर्थ्य हम कैसे निकालें, हमें अंशों का महत्तम सामर्थ्य निकालना है। अंशों का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो महत्तम सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, जैसे हम 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं। अगर हम 60 के गुणनखंड करें तो 12×5 = 60, ये होता है 12×5 = 60। तो 2 दूनी 4 है ना, 4 × 12 तो 12×5 = 60। ऐसे ही अगर हम 12 के गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, 4 × 12। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 घात 1 है, 3 घात 1 है। ये 2 की 2 2 बार है, 2 बार 2 लिख सकते हैं, 3 × 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए पूछा क्या है, हमें महत्तम सामर्थ्य निकालना है। ये किसका महत्तम सामर्थ्य निकाल रहे हो, ये तो अंशों का महत्तम सामर्थ्य है, न कि पूरे क्वेश्चन का। अभी केवल अंशों का महत्तम सामर्थ्य निकाल रहे हैं हम। तो महत्तम में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए कॉमन जो सब में से आ जाए, या यहीं पर डायरेक्ट देख लें, या तो यहाँ देख लें कि 2 घात 1 ही सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 घात 2, यहाँ भी 2 घात 2, यहाँ 2 घात 2 नहीं है, 2 घात 1 ही कॉमन ले सकते हैं और 1 3 कॉमन ले सकते हैं। या हम वैसे देख लें, 2 का जोड़ा ये बन रहा है, फिर 2 का जोड़ा तो बन नहीं रहा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें 2 है नहीं, लेकिन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। ये 2 × 3, 2 और 3 आ रहा है, 2 × 3, 2 3 6, यानी कि अंशों का महत्तम सामर्थ्य क्या निकल रहा है, 6। और हर का लघुत्तम सामर्थ्य निकालिए। तो हर में क्या दी हुई है, हर में क्या दिया हुआ है, 1 17 17 दिया हुआ है, तो 1 17 17 का लघुत्तम तो 17 ही निकलेगा, है ना। अधिकतम 17 जो इसमें फैक्टर होने का 17 ही है, तो ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो भिन्न का महत्तम सामर्थ्य निकालना है, जो क्वेश्चन दिया है उसका। तो कैसे निकालेंगे, देखिए महत्तम सामर्थ्य निकालने का तरीका क्या होता है, अंशों का महत्तम सामर्थ्य बटे हर का लघुत्तम सामर्थ्य। तो अंशों का महत्तम सामर्थ्य क्या निकला, अंशों का महत्तम सामर्थ्य 6 बटे हर का लघुत्तम सामर्थ्य। हर का जो लघुत्तम सामर्थ्य निकला है वो क्या निकला है, 17, तो 6/17। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो पहले तो हम क्या करें, इन्हें भिन्न के रूप में लिखें। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो भिन्न के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0.36 है,
यहाँ से पॉइंट इसको हटाएंगे, जैसे यहाँ पॉइंट लगाए, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की हम यहाँ एक लिख दें, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा दें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की एक, पॉइंट के बाद एक अंक एक जीरो लगा दें। ऐसे 4.8 लिखा है तो पॉइंट यहाँ से हटाएं तो पॉइंट की एक, जैसे हम यहाँ पॉइंट था, पॉइंट की एक लिख दिया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट की एक, पॉइंट के बाद एक अंक एक जीरो लगा दिया, पॉइंट की एक, पॉइंट के बाद एक अंक एक जीरो लगा दिया। मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं चीज को। क्लियर है? या ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे सही तरीका तो यही होता है कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 100 का ऊपर 100 का नीचे गुणा करना है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते थे। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है। तो जब लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है तो तरीका हमें याद है कि लघुत्तम निकालना है तो क्या करेंगे, हम अंशों का लघुत्तम निकाल लेंगे, यानी ऊपर वाली चीजों का वही चीज निकालते हैं जो यहाँ निकाल प्रश्न में पूछा हो। प्रश्न में लघुत्तम सामर्थ्य पूछा है तो हम इसके अंशों का तो लघुत्तम सामर्थ्य निकालेंगे और हर का महत्तम। तो 36, 12 और 48 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा? 36, 12, 48 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होता है? सुनिए, 36, 12 और 48 का तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 36, 12, 48 का लघुत्तम सामर्थ्य। सब में ज्यादा से ज्यादा बड़ी कोई संख्या है जिसका भाग जा रहा हो, इकट्ठा 12 का भी भाग दे सकते हैं आप। ठीक है, 12 × 36, 12 × 12, 12 × 48। अब देखिए, अब क्या बच रहा है इसमें, क्या बच रहा है इसके अंदर, सुनिए। इनका इंटू करेंगे तो 12 × 36, 36 और 4 गुणा कर लीजिए, या 4 × 12, 12 ये और 12 ये, तो 12 × 12 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 12 × 3 × 4, 4 × 12, 12 12 144, यानी कि जो अंश है उसका एलसीएम क्या निकल रहा है, 144 निकल रहा है। वैसे हम यहाँ छोटी छोटी संख्याओं से किया करें, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटिव हमें करना है, तुरंत आंसर लाना है, तो हम ऐसे कर लें। अब हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में किसका निकालना है, हर का एचसीएफ निकालना है। तो हर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हर का, यहाँ हमने निकाला अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ यानी महत्तम सामर्थ्य। तो ये 100 है, ये 10 है, ये 10 है, इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में ज्यादा से ज्यादा इन तीनों में 10 कॉमन आएगा ना। 100 में से 10 में, 10 में से इन तीनों में ज्यादा से ज्यादा कौन ले सकते हैं, 10 कौन ले सकते हैं, सिर्फ 10 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है ना भिन्न का। तो भिन्न का जब लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अंश का क्या निकाल लें, लघुत्तम सामर्थ्य बटे हर का क्या लिखते हैं, महत्तम सामर्थ्य। तो अंश का लघुत्तम सामर्थ्य क्या निकला 144 और हर का महत्तम सामर्थ्य क्या निकला 10। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे से जीरो उठाए तो ऊपर एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 14.4। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और उनका महत्तम सामर्थ्य कितना है, 24 है। उनका लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है, दो संख्या गुणनफल कितना है, 6912, यानी 6912 है, और उनका महत्तम सामर्थ्य 24 है। तो उनका लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा, सुनिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, किन्हीं दो संख्या गुणनफल बराबर उन दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य इंटू उन दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य। या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर महत्तम सामर्थ्य इंटू लघुत्तम सामर्थ्य, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, दो संख्या गुणनफल ये दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये लिख दिया हमने, एचसीएफ ये दिया हुआ है, ये लिख दिया एचसीएफ। इसमें क्या है, ये फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, तो फॉर्मूले हमने क्या किया, दो संख्या गुणनफल ये दिया हुआ 6912, यानी 6 9 से 12, तो 6 9 से 12 को इसमें लिख दिया, दो संख्या गुणनफल की इसमें। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 24 और 24 लिख दिया। एलसीएम निकालना है हमें। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर 6912 बटे क्या लिखा है, 24 लिखा है। अब हम 24 से कैसे काटें, 6 का भाग इसमें 24 में दिया रहेगा, 4 बार जाएगा, 6 का भाग इसमें दिया, 6 कम 6, 6 बार 9 में जाएगा, एक बार 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 6 5 30, एक बचेगा, 6 दूनी 12, 1152। अब फिर से 4 का, ये जो 4 बच रहा है नीचे, फिर से 4 का भाग 1152 दे दें, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 3 बचेगा, क्या हुआ, 4 का भाग दिया 11 में, 4 दूनी 8, 3 बचेगा तो 35 हुआ, 4 8 32, 3 बचेगा, फिर से 4 8 32, यानी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 288 आएगा। क्लियर है?
अब हम जैसे देख रहे हैं दो संख्याओं में महत्तम सार्थक तथा लघुत्तम सार्थक इतना दिया। जैसे दो संख्या है हमारे पास, उनका महत्तम सार्थक तो ये एस है ना, महत्तम सार्थक है ना HCF, और लघुत्तम दो संख्याओं में महत्तम सार्थक और लघुत्तम सार्थक 192 है। ये ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम सार्थक 16 है। दो संख्या महत्तम सार्थक कितना है? 16 है। और लघुत्तम सार्थक कितना है? 192 है। दोनों में से एक संख्या 48 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? सुनिए, तो फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर महत्तम सार्थक इंटू लघुत्तम सार्थक। पहली संख्या कितनी दी हुई है? एक संख्या कितनी दी हुई है? 48 दी हुई है। हमें दूसरी संख्या क्या करनी है? निकालनी है। महत्तम कितना दिया हुआ है? महत्तम 16 और लघुत्तम 192। अब दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 16 इंटू 192 बटे 48। ऐसे 16 का डायरेक्ट 48 से काट सकते थे। 16 3 48, 3 बार जाएगा, फिर 3 से 192 को काट सकते हैं। 3 6 18, 3 चौक 12। या हम ऐसे कर लें 16 3 48, क्या बच रहा है? 100 ऊपर 92 तो ऊपर बच रहा है, नीचे 3, 3 का भाग देंगे, 3 6 18 एक बचेगा, 3 चौक 12, यानी कितना आंसर आएगा? 64 आएगा, यानी कि कितना आएगा? 64 आएगा। क्लियर है? अगला हम देखें, दो संख्याओं का योग 721 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 721 है। और दो संख्याओं का योग कितना है? 721 है। तथा महत्तम सार्थक कितना है? 103 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 721 है। और दो संख्या महत्तम सार्थक कितना है? 103 है। संभावित संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी होगी? संभावित संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी होगी? कितनी जोड़ मतलब कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनका योग इतना हो जाए और महत्तम सार्थक कितनी हो जाए? इतने इस तरह की कितनी संख्या हो सकती हैं, ये बताना है। तो जैसे हमने पहले तो हम ये देखें कि जो महत्तम सार्थक वो कितना है? 103 है। अब सुनिए जरा, मान लीजिए माना दो संख्याएं x और y हैं। मान लीजिए कि माना दो संख्याएं, वो दोनों संख्याएं जिनका योग 721 है और महत्तम सार्थक 103 है, वो दोनों संख्या हमने क्या मान ली? x और y। अब एक चीज और सुन लीजिए कि जो भी संख्याएं हैं वो कैसी होती हैं? महत्तम सार्थक के मल्टीपल होती हैं। यानी कि महत्तम सार्थक इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे दो संख्या 48 और 64 है, तो महत्तम सार्थक जो 16 है उसका भाग इसमें भी जा रहा है, उसमें भी जा रहा है ना। देखिए, हमने मान लिया माना दो संख्या x और y हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी संख्याएं हम मानी है हमने, या जो भी संख्या हम लेके चल रहे हैं, वो संख्या 103 से विभाजित होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 103 क्या है? महत्तम सार्थक। महत्तम सार्थक का भाग दोनों संख्याओं में जाता है। क्यों जाता है? क्यों जो महत्तम सार्थक होता है दोनों संख्याओं का कॉमन होता है। तो देखिए, हमने जैसे मान लीजिए कि हमने दो संख्याएं ये ली कि x और y, ठीक है, तब ये संख्याएं किस तरह की होंगी? तब ये संख्या कैसी हो जाएंगी? तब ये संख्याएं हो जाएंगी 103x और 103y। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 103x और 103y कैसे समझ में आया? कैसे हुआ? देखो, जैसे कोई भी दो संख्या, जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करें, इसमें दो संख्या, एक संख्या 48 निकली है, दी हुई है, एक संख्या कितनी निकली है? 64। तो जो महत्तम सार्थक उसका भाग दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा? 16 के भाग इसमें 48 में जा रहा है 3 बार, इसमें 64 में जा रहा है 4 बार। यानी जो महत्तम सार्थक होता है ना, वो दोनों संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है ना। या हम ये कहें कि वो जो संख्या होती है महत्तम सार्थक, उसका भाग उन दोनों संख्याओं में जाएगा। ठीक है, ये आ गया सही में। तो इसी दो संख्या क्या बनेगी? 103x और 103y। क्यों? क्योंकि उन दोनों संख्याओं में से तो कॉमन लेकर के 103 निकला हुआ है HCF, और इन दोनों संख्याओं योग कितना कह रहा है? 721। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 130, 3 आ रहा है। x प्लस वाई बराबर 721 बट 103।
7 का भाग चला जाएगा, सात्विक एकम सात सात्विक है ना, 7 बार भाग जा रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 6। अब हम ये देखेंगे योग 7 कब आता है, किन दो संख्याओं को हम जोड़ें तब योग 7 आएगा। देखो एक्स और वाई की हम क्या क्या माने तब योग 7 आ सकता है, तो या तो 1 और 6 मान लें, 1 और 6 यहाँ, 1 और यहाँ 6 करें तो 1 और 6 जोड़ने 7 आ जाएगा, या फिर 2 और 5 जोड़ें, 2 और 5 जोड़ें तो 7 आ जाएगा, या फिर 3 और 4 कर लें तब भी 7 आएगा, है ना, या फिर 4 3 5 2 6, तो वो तो पलट के कहो एक ही बात है ना। ये 3 संख्या ऐसी जिन्हें जोड़ने से 7 आ रहा है, तो हमें केवल जोड़ों की संख्या पूछिए तो जोड़ों की संख्या 3 निकली है, तो हम यहीं पे इस ऑप्शन को लगा सकते हैं। क्लियर हुआ, है ना। संभावित संख्याओं के जोड़ों की संख्या, संभावित संख्या हमने संख्या नहीं निकाली है अभी, लेकिन संभावित संख्या जोड़े पूछे हैं, तो जोड़े क्लियर हो गया यहीं पर कि 3 बनेंगे, तो ये हमने एक तक कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 132 है। कोई दो संख्या जिनका योग कितना है 132 है, और लघुत्तम समार्था कितना है 360 है, तो इस संख्या क्या होगी। देखिए हम संख्या तो निकाल सकते हैं, लेकिन संख्या हम तब निकाल पाए जैसे योग दिया हुआ है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में महत्तम समार्थक दिया था, जैसे पिछले क्वेश्चन की हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन में महत्तम समार्थक दिया था, है ना, पिछले दोनों क्वेश्चन महत्तम समार्थक दिया था 103, तो हमने दो संख्या मान ली 103 x 103 बाई, तो ऐसे ही महत्तम समार्थक इसमें दिया होना चाहिए। अब इसमें महत्तम समार्थक दिया नहीं तो क्या करें, इसमें महत्तम समार्थक हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो सुनिए, पहले महत्तम समार्थक निकालें। तो सुनिए, दो संख्याओं का योग तथा उनका लघुत्तम समार्थक, जैसे कोई दो संख्याएं हैं, उन दोनों का योग तो 132 दिया है, और उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समार्थक कितने दिया है, दो संख्याओं का योग तथा उनका लघुत्तम समार्थक, तथा उनके लघुत्तम समार्थक, जैसे कोई दो संख्या उनका योग तो कितना दिया 132 दिया है, और उन दोनों संख्याओं का, जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं उनका योग तो दिया 132, और उन दोनों का लघुत्तम कितना दिया हुआ है 360 दिया है, और हमें भी संख्या निकाल ली है। तो पहले तो हम उनका महत्तम निकालें उन दोनों संख्याओं का। तो महत्तम निकालने का तरीका ये होता है, क्या होता है तरीका, तरीका ये होता है कि हमें इन दोनों का महत्तम निकाल लें, इन दोनों का महत्तम निकाल लें, इन दोनों का अगर महत्तम निकाल लें तो उन दोनों संख्याओं के महत्तम के बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग कितना होता है, दो संख्याओं का योग उनके लघुत्तम समार्थक, दो संख्याओं का योग ये और उनके लघुत्तम समार्थक, यानी इन दोनों का अगर महत्तम निकालें तो कितना निकलेगा, जितना महत्तम उन दो संख्याओं का निकलता। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग तथा उनके लघुत्तम समार्थक, ये दो संख्याओं योग और उनका लघुत्तम समार्थक, ये इन दोनों का महत्तम समार्थक, ये लिखा है ना, दो संख्या में योग और उनके लघुत्तम समार्थक का महत्तम समार्थक, यानी अगर हम इन दोनों का महत्तम समार्थक निकालें तो कितना निकलेगा, दोनों संख्याओं में महत्तम समार्थक बराबर है, यानी इन दो संख्याओं के योग और दो संख्याओं लघुत्तम समार्थक, इन दोनों का महत्तम समार्थक उतना ही निकलेगा जितना उन दोनों संख्याओं का महत्तम समार्थक निकालता है। तो हम उन दो संख्या महत्तम समार्थक कैसे निकालें, इन दोनों का महत्तम समार्थक निकाल के, तो 132 और 360 का महत्तम समार्थक निकालने पहले, तो 132 का और 360 का महत्तम समार्थक कैसे निकालेंगे वो सुनिए पहले। तो हमने 132 और 360 का महत्तम समार्थक हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, तो 3 का भाग दें, ज्यादा हो रहा है, 2 बार भाग दे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 एकम 2। अब इसमें से माइनस करें, ये बचेगा। क्लियर हुआ। अब इसका भाग 132 में दें, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब 36 भाग 96 में दें, 2 बार जाएगा, 72 बार चला गया, 4 24 बच रहा है, 24 भाग 36 में दें, अब 12 भाग इस 24 में दें। ये लास्ट में संख्या किससे कटी, 12 से, तो ऐसे 12 हुआ, ये तो क्लियर हुआ। जैसे 132 भाग इसमें दिया, ये आ गया, फिर जो शेष बचा, फिर शेष का भाग इसमें दिया,
36 से इस वजह फिर 36 का इसमें लास्ट में 12 आ रहा है, तो एच शेप तो 12 होगा, ये तो क्लियर हो गया। एच शेप 12 आ रहा है, ये क्लियर हुआ। अब देख लिया हमने दो संख्याएं क्या मान लें, तो हमने मान लिया, माना दो संख्याएं क्या होंगी अब, 12x और 12y। इतना क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ भाई। हमने दो कुछ संख्या एक्स वाई मानी, लेकिन वो दोनों संख्या कैसी होंगी, इसके मल्टीपल होंगी ना इसकी, महत्तम समर्थक की। अब देखिए दो संख्या हमने मान ली 12x और 12y, क्लियर हुआ। जो भी संख्याएं हैं एस शेप का इसमें भाग जाना चाहिए ना, इसलिए इसे 12x और 12y कर लिया। अब प्रश्न में क्या लिखा था, दो संख्या योग 132 है, यानी इन दोनों संख्याओं योग कितना है, 132 है। दोनों में से 12 को बनाएगा तो x प्लस वाई बराबर 132। x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 132 में 12 का भाग देंगे, 12 कम 12 एक बच्चे का, 12 कम 12 यानी x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 11। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, लघुत्तम समर्थक दिया हुआ है, तो इसका भी यूज करें। इस चीज का कैसे यूज करेंगे, लघुत्तम समर्थक दो संख्याओं हम कैसे निकालें, अगर हम इन दोनों संख्याओं लघुत्तम समर्थक निकालें तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का हम लघुत्तम समर्थक निकालना चाहें तो कैसे निकालें। तो ये 12 जो 12 है इसके अंदर, वो तो दोनों में से आएगा ही। दोनों का एल्शियम अगर हम लें, इन दोनों का 12x/y का, तो इनके गुणनखंड करेंगे, इनके एल्शियम ले लें या भाग के तरीके से, तो जो एल्शियम आ रहा है, सॉरी 12 एल्शियम आएगा वो क्या आएगा, 12x/y आएगा। क्लियर है कि नहीं है? जो सॉरी जो लघुत्तम समर्थक आएगा वो क्या आएगा, ये इसका लघुत्तम समर्थक दिया हुआ है 360, इस क्वेश्चन का लघुत्तम समर्थक 360 दिया हुआ है। लेकिन ये दो संख्या जो हमने मान के चल रहे हैं, हम जो दो संख्या मान के चल रहे हैं 12x और 12y, इनका लघुत्तम समर्थक क्या निकलेगा, 12xy निकलेगा। समझ में आया कैसे निकला है, ये ऐसे निकला है जैसे हम 12x के गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 × 12 और ये x, यानी क्या आ रहा है 2 घात 2 3 ऐसे, और x है ना, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही 12y का भी करेंगे तो उसमें भी 2 घात 2 3 और y आएगा, तो इनमें सबसे ज्यादा वाली घात 2 घात 2 है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 घात 2 आ गया, 3 है, और फिर क्या है x और y है, तो ये आ गया 2 का वर्ग 4, 4 × 12 12xy, यानी ये एल्शियम समझ में आ गया 12xy। अब देखिए xy का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 360/12, 12 × 36 और 0। xy का मान क्या निकल रहा है, 30 निकल रहा है। ठीक है, आप देखिए समीकरण भी काम और भी कर सकते हैं। आप y का यहाँ से अगर मान निकालें तो x को इधर भेज सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, x का y का मान कितना हो जाएगा, 11 - x। यहाँ y की क्या ले सकते हैं आप, 11 - x। x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x - x² बराबर 30, माइनस के x² है प्लस के 11x है, और 30 को अंदर लाएं -30 है, सब में से माइनस कॉमन ले सकते हैं आप। इसके आप खंड भी कर सकते हैं, तो 6 और 5 इससे खंड होंगे। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सॉल्व करने में दिख रहा है, लेकिन आप जब इसका प्रयास करेंगे, मतलब इसका जब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में आप सॉल्व करने लगेंगे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए धीमे धीमे उस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है ना। जब हम इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो शीघ्रता से सॉल्व होने लगेगा। अब इन दोनों में देखिए हम कॉमन क्या आ रहा है, अभी चूंकि मैं समझा रहा हूं तो मुझे तो धीमे ही कराना पड़ेगा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ये आएगा, है ना। फिर इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि इसमें से x - 5 और x - 6 आएगा, और दोनों में जगह से x मान क्या निकलेंगे, 5 और 6। अब सुनिए x मान 5 और 6 निकल रहे हैं, अगर हम x का मान 5 मान के चलें, यदि x का मान हम क्या मान लें, 5 मान लें, तब y का मान क्या होगा, इसमें रख के निकाल सकते हैं। इसमें x का मान रख दें समीकरण 1 में, या x का मान रख दें 5, तो 11 - 5 करें कितना हो जाएगा, 6। यानी अगर x का मान 5 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, निकालना क्या है, हमें दोनों संख्या निकालनी है। अतः संख्या हमने क्या मानी थी, 12x और 12y, दोनों जगह x y का मान रखें 12, x का मान रख दिया, जैसे हमने x का मान 5 मान लिया तो 12 × 5 = 60, अगर y का मान 6 रखेंगे तो 12 × 6 यानी 72। क्लियर हुआ, तो ये दोनों संख्या 60 और 72 हो गई। इसके बाद ये गृह कार्य है जो आपको करना है, और इन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।